नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के कुछ पन्ने इतने गहरे होते हैं कि समय का हर गुजरता पल भी उन्हें पूरी तरह से मिटा नहीं पाता। कुछ कहानियां सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वो आज भी हमारी अदालतों के गलियारों में, समाज की बहसों में और कभी-कभी सिनेमा के बड़े पर्दे पर भी गूंजती रहती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी की तह तक ले जाएंगे, एक ऐसी महिला की दास्तान जो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भारत के कानूनी और सामाजिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शाह बानो की। एक ऐसा नाम जिसने 80 के दशक में पूरे देश को हिला के रख दिया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वही शाह बानो जिनका संघर्ष दशकों पहले खत्म हो चुका था, अचानक फिर से सुर्खियों में क्यों है? क्यों उनके परिवार ने एक आने वाली बॉलीवुड फिल्म हक के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है? क्या ये सिर्फ एक फिल्मी विवाद है या इसके पीछे गहरे ऐतिहासिक राज छुपे हैं जिन्हें आज भी सुलझाया जाना बाकी है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं और एक ऐसी कहानी को खंगालते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो कहानी शुरू हुई है उस नए विवाद से जिसने इमरान हाशमी और यामी गौतम की एक्ट फिल्म, लीगल ड्रामा फिल्म हक को रिलीज से पहले घेर लिया। ये फिल्म वो है जो दावा करती है कि शाह बानो के ऐतिहासिक केस पे आधारित है, लेकिन शाह बानो के परिवार ने इस दावे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने फिल्म निर्माताओं पर तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने और उनकी निजता का उल्लंघन करने का सीधा आरोप जड़ा। परिवार का कहना है फिल्म बनाने से पहले उनसे किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली गई, न ही उनसे संपर्क साधा गया। इस आरोप के साथ उन्होंने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर कर दी है। और वकील तौसीफ वारसी मीडिया को बताते हैं कि फिल्म निर्माता ने शाह बानो का नाम और उनकी जीवन की कहानी इस्तेमाल करने से पहले उनके परिवार की सहमति नहीं ली। वारसी का कहना है फिल्म M.A. खान बनाम शाह बानो बेगम के उस ऐतिहासिक मामले पर आधारित है जहां भारतीय इतिहास में पहली बार किसी मुस्लिम महिला ने गुजारे भत्ते के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और जीती। किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन के नाम का उपयोग करने से पहले उनकी सहमति लेना जरूरी है, क्योंकि ये निजता के अधिकार का मामला है। तो शाह बानो के जो नाती हैं जुबैर अहमद भी कहते हैं कि फिल्म बनाने वालों ने परिवार से न तो संपर्क किया, न इजाजत ली और न ही उन्हें कहानी के बारे में कुछ बताया। जुबैर का कहना है टीजर देख के उनको पता चला कि उनकी नानी पर फिल्म बन रही है, और उन्होंने कहा टीजर में कई सारी चीजें गलत तरीके से दिखाई गई हैं और इसे कॉमर्शियल एंगल दिया गया है, जबकि एक निजी मामला है, उसके लिए परिवार की इजाजत अनिवार्य है। अब फिल्म निर्माताओं का कहना है कि अगर उनके वकील अजय बगड़िया की बात देखें तो वो ये कहते हैं कि फिल्म के डिस्क्लेमर पर आधारित है कि दो स्रोतों से प्रेरित है। पहला 1985 में शाह बानो के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बानो भारत की बेटी नामक किताब से। उनका तर्क है कि एक काल्पनिक प्रस्तुति है और जरूरी नहीं कि सब कुछ तथ्यात्मक हो। उधर फिल्म के लीड एक्टर इमरान हाशमी ने भी इस विवाद पर अपनी राय रखी है और जो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो पहली बार ऐसा लगा कि एक समुदाय विशेष की संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें विश्लेषण करना चाहिए। हाशमी ने कहा है कि फिल्म में बहुत ही बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू है और ऐसी कोई बात नहीं है जिससे लगे कि किसी कौम के खिलाफ उंगली उठा रहे हैं या किसी तरह का जजमेंट पास कर रहे हैं। तो जो 1985 में हुआ वैसा ही दिखा रहे हैं। तो इमरान हाशमी जो एक मुस्लिम हैं वो कहते हैं कि लिबरल मुस्लिम के तौर पर उनको फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है, और वो स्पष्ट करते हैं कि अगर ये किसी कम्युनिटी को बदनाम कर रही होती तो वो ये फिल्म नहीं करते। उन्होंने ये बताया कि उनकी माँ ईसाई और पत्नी हिंदू है, वो खुद मुस्लिम है, जो उनके नज़रिए को और भी मजबूत आधार प्रदान करता है। तो क्या सच क्या कल्पना, ये फैसला तो शायद दर्शकों को करना होगा, लेकिन इस विवाद ने हमें उस ऐतिहासिक शाह बानो केस की गहराइयों में झांकने का एक और मौका दिया है जिसने न सिर्फ एक महिला की जिंदगी बदली, बल्कि भारत के कानून, धर्म और राजनीति के संबंधों को भी हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। तो 1970 के आखिर में इंदौर की एक 62 वर्षीय महिला शाह बानो न्याय के लिए आवाज उठाती है। उनका निकाह 1932 में मोहम्मद अहमद खान से हुआ, M.A. खान, और वो एक इंदौर के जाने माने वकील थे। उनको 5 बच्चे हुए, लेकिन 14 साल बाद उन्होंने एक और शादी कर ली, यानी शाह बानो के पति ने एक और विवाह कर लिया। वर्षों तक दोनों पत्नियां साथ रही और 1978 में मोहम्मद अहमद खान ने 62 वर्ष की शाह बानो को तलाक दे दी। और 1978 में जब उनके पति ने कथित रूप से वादा की गई 200 रुपए प्रतिमाह की रकम देना बंद कर दी,
तो शाह बानो ने खुद को और अपने बच्चों को सहारा देने के लिए इंदौर की एक स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता 500 रुपए प्रति महीना मांगा। इस पर उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक के बाद पति केवल इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता देता है। इद्दत मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक ये एक अवधि है जब तक तलाकशुदा पत्नी अपने पति की मौत या तलाक के बाद बिताती हैं, जो आमतौर पर 3 महीने की होती हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती हैं। 1978 के नवंबर में उनके पति ने शाह बानो को एक अपरिवर्तनीय तलाक दे दिया। यह उनका इस्लामिक कानून के तहत विशेषाधिकार था और उनका बचाव था कि शाह बानो अब उनकी पत्नी नहीं रही, इसलिए वो गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं थे, सिवाय इस्लामिक कानून में निर्धारित कुल 5,400 रुपए के। और 1979 में स्थानीय अदालत शाह बानो को गुजारे भत्ते के रूप में 25 रुपए प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश देती है। और वापस पुनरीक्षण आवेदन जब किया जाता है 1980 में शाह बानो की ओर से, तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट गुजारे भत्ते की राशि बढ़ा के 179 रुपए 20 पैसे प्रति माह कर देती है। इसके बाद खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हैं और दावा करते हैं कि शाह बानो अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि खान ने दूसरी शादी कर ली है जो इस्लामिक कानून के तहत भी मान्य है। तो ये मामला वर्षों तक खिंचता रहा। शाह बानो ने भी हार नहीं मानी। 3 फरवरी 1981 को जस्टिस मुर्तजा फजल अली और ए वरदराजन की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को एक बड़ी बेंच को भेज दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जरियत उलेमा हिंद जैसी मुस्लिम संस्थाएं इस मामले में हस्तक्षेपकर्ता के रूप में शामिल हुई। मामला तब मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, रंगनाथ मिश्रा, डी.ए. देसाई और चिन्नप्पा रेड्डी और ई.एस. वेंकटरमैया 5 न्यायाधीशों की पीठ यानी संवैधानिक पीठ द्वारा सुना गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 23 अप्रैल 1985। सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वसम्मत फैसले में खान की अपील को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने साफ कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी नागरिकों पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी रहा हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और धारा 125 में कोई विरोधाभास नहीं और कुरान भी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी मुस्लिम पति पर डालती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि भारत में एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना निराशाजनक है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में एक बड़ी जीत माना गया, लेकिन इसकी प्रतिक्रियाएं इतनी सीधी नहीं थी। मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे शरीयत में सीधा हस्तक्षेप बताया। विरोध प्रदर्शन हुए और एक राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ। इस विरोध के दबाव में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने, जिसका संसद में पूर्ण बहुमत था, 1 साल बाद ही यानी 1986 में मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए। यानी इस नए अधिनियम ने शाह बानो के मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर कर दिया, या यूं कहे उसे पलट दिया। इस कानून के अनुसार तलाकशुदा मुस्लिम महिला को केवल इद्दत की अवधि यानी तलाक के बाद 90 दिनों तक ही गुजारा भत्ता मिलेगा। पति की गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही सीमित कर दी गई। और इस अधिनियम को समाज के कई वर्गों से तीखी आलोचना मिली। विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यक समुदाय को तुष्ट करने वाला कदम बताया और AIDWA यानी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन ने मुस्लिम महिलाओं के प्रदर्शन आयोजित किए गए। बीजेपी ने इसे मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण और देश की सर्वोच्च अदालत की पवित्रता का उल्लंघन करार दिया। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे आरिफ मोहम्मद खान, जो आजकल बिहार के राज्यपाल हैं, उन्होंने अपने पद और पार्टी से इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया। आलोचकों ने तर्क दिया कि तलाक निजी कानून का विषय हो सकता है, लेकिन गुजारा भत्ता नहीं, और इस तरह मुस्लिम महिलाओं को एक धर्मनिरपेक्ष कानून से बाहर करना भेदभावपूर्ण है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। भारतीय न्यायपालिका ने समय समय पर अधिनियम की व्याख्या इस तरह से की कि शाह बानो के फैसले का मूल सार बना रहे। 2001 में डेनियल लतीफी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। दिलचस्प बात यह है कि डेनियल लतीफी शाह बानो के वकील थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम की व्याख्या करते हुए कहा, इद्दत की अवधि के भीतर एक उचित और न्याय संगत प्रावधान और रख रखाव का मतलब ये नहीं है कि यह केवल इद्दत की अवधि तक ही सीमित है। इसका मतलब यह है कि तलाकशुदा पत्नी का जीवन पूरे जो है वो लाइफ रहता है जब तक ये दोबारा शादी ना कर ले। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावी रूप से शाह बानो के फैसले को पुनः स्थापित किया और ये सुनिश्चित किया मुस्लिम महिलाओं को भी धर्मनिरपेक्ष कानूनों के तहत अन्य महिलाओं के समान गुजारे भत्ते का अधिकार है।
तो शाहबानो का मामला सिर्फ एक महिला की लड़ाई नहीं था, बल्कि एक कानून, धर्म और न्याय के बीच एक जटिल संतुलन बनाने की भारतीय लोकतंत्र की निरंतर कोशिश का प्रतीक बन गया। तो सवाल ये है, क्या हक सिर्फ फिल्म है या ये भारतीय कानूनों को नए नजरिए से खंगालने का जरिया है? शाहबानो की दास्तान हमें सिखाती है कि न्याय कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। ये समाज के बदलते विचारों, कानूनी दांव पेचों और राजनीतिक इच्छा शक्ति की उलझी हुई पगडंडियों से होकर गुजरता है। ये मामला आज भी भारत में समान नागरिकता की बहस को जिंदा रखता है और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर है। तो आज जब एक नई फिल्म इस इतिहास को फिर से टटोल रही है, तो सवाल ये उठता है कि हम उन पुरानी बहसों से क्या कुछ सीख पाए हैं? क्या हम व्यक्तिगत अधिकारों और धार्मिक परंपराओं के बीच एक ऐसा सेतु बना सकते हैं जो सभी को न्याय के हक तक पहुंचाए? ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 1985 में थे। इस जटिल कहानी के कई रंग हैं और हर रंग को समझना हमें बेहतर समाज की ओर ले जाएगा। इस कहानी में आप अपनी राय क्या लगते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।